हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, अभी हमने अपने लास्ट क्लासेस में बहुत डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा खत्म होने को आ गए। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया। बैलेंस शीट हमने कर लिया है ना। इनकम स्टेटमेंट हमने कर ली है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हमने कर लिया है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हमने कर लिया है। अब हमको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करना है। उसको कराने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा बीच में रहता है जिसको हम नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। देखिए, अगर मैं यूएस गैप की बात करता हूं तो यूएस गैप के अंदर अगर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब मैंने आपको अपनी शुरू की क्लासेस बताई थी तो शुरू की क्लासेस में आप ये नोटिस करेंगे कि मैंने आपको जब बताया था कि कितने प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं अंडर यूएस गैप, मतलब यूएस गैप के हिसाब से, तो 5 थी। बैलेंस शीट थी, इनकम स्टेटमेंट, एसओसीआई, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओनर्स इक्विटी और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लेकिन आप यहां पे देख रहे होंगे, मैं आपको उससे पढ़ाने से पहले एक और स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं जिसे कहते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ो इसका नाम है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, मतलब सारी दुनिया भर की जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, जो कि यूएस के हिसाब से 5 है, बना ली। अब आपको ऐसा लगता है इस पे कुछ 2-3 हमको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो 2-3 एक्सप्लेनेशन आप क्या करोगे, यहां पे नीचे लिख दोगे नोट्स में। अरे जैसे आप अपने स्कूल में क्या करते थे, पेपर के टाइम पे जब एग्जाम्स होता था, आप पहले कैलकुलेशन कर देते थे, लास्ट में पीछे एक रफ कॉलम बना देते और टीचर को बोल देते भाई साहब यहाँ पे हमने अपना रफ का मामला करा हुआ है, मतलब नोट्स लिखा हुआ है। मतलब नोट्स क्या होते हैं? नोट्स ये होते हैं कि ये जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, उसकी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नोट्स पे जाके लिख देंगे। लेकिन डाउट ये है, नोट्स में क्यों लिखना, वहीं के वहीं कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपने जहां पे बैलेंस शीट बनाई है, अब आपको ऐसा लगता है ये जो मशीनरी है इसके बारे में हमको कुछ नोट लिखना है, तो वहीं लिख दो ना, ब्रैकेट ओपन करके। ये अलग से नोट्स में नीचे जाके क्या करने की क्या जरूरत है? इससे दिक्कत ये है कि अगर आप नोट्स जो होते हैं ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत सारी चीजों की आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अगर आप इतनी एक्सप्लेनेशन बैलेंस शीट में ब्रैकेट खोल खोल के डालते रहोगे तो बेटा बैलेंस शीट तो ऐसे इतनी लंबे बन जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। और यूजर भी कंफ्यूज हो जाएगा, इतना खिचड़ी बन जाएगा बेटा, इतना ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक अमाउंट डाला हुआ है, फिर ब्रैकेट ओपन करा है, एक नीचे अमाउंट आ गया, फिर एक ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर आप वहां पे डालोगे कि इस वाले पॉइंट को आप इस वाले पॉइंट के साथ रेफरेंस के साथ पढ़िए, क्रॉस रेफरेंस जिसे बोलते हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर इनकम स्टेटमेंट के साथ भी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, उसके लिए कुछ नोट्स हो गया, वहां भी ब्रैकेट ओपन, बेटा कितने ब्रैकेट ओपन कर करके आप डालोगे? तो इससे क्या आएगा बताओ, यूजर को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी डिसीजन लेने में, कंफ्यूज हो जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनेगी। दूसरा इसके अंदर दिक्कत यह है, देखिए हम शुरू से, ये तो मैंने आपको एक ऐसी लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब कर लेते हैं यूएस गैप पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस गैप ने आपको क्या बोला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओनली एंड ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन आएगी। आपको पता है मटीरियलिटी कंसेप्ट? मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि भाई साहब अकाउंटिंग चीजें, मतलब दुनिया भर की हम अकाउंट्स कर रहे हैं और अकाउंट से रिलेटेड नंबर नंबर सिर्फ आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालना है। मतलब क्वांटिटेटिव चीजें डालनी, क्वालिटेटिव चीज को आपको पता है नॉन मॉनिटरी फैक्टर एआईसीपी की डेफिनेशन है, हम इंक्लूड ही नहीं करते, है ना, अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंटिंग के अंदर ही नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो क्या ही डालें, है ना। तो ये जो ब्रैकेट ओपन करने वाली हरकतें हैं, तो ये कह रहे हैं ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, लेकिन अकाउंट्स इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डाल दोगे तो मटीरियलिटी कंसेप्ट खराब हो जाएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल खराब हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ हम नंबर गेम डालते हैं कि प्रॉफिट कितना हो गया है, ये मशीनरी है, इसका डेप्रिसिएशन, बस ये कैलकुलेट कैसे करा, इन्वेस्टमेंट आपने फेयर वैल्यू पे दिखाई नहीं दिखाई, कैसे दिखाई, क्या वैल्यूएशन मेथड है, इक्विटी कैसे कैलकुलेट करा, ये अपना क्या कहते हैं रिजर्व्स आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कौन सा मेथड कर रहे हो, डेप्रिसिएशन आपने कितना एस्टिमेशन ले लिया, ये सब आपको ये कितना दिखा दिया, मतलब ये आया कैसे, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैसे आया, ये आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं दिखाते। आप खुद देख लो, आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलो, डेप्रिसिएशन आपको वहां पे, इनकम स्टेटमेंट खोलो, उसका डेप्रिसिएशन देखो, उसने डेप्रिसिएशन उतना लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता कैसे चला उसने डेप्रिसिएशन इतना आया कैसे? बैलेंस शीट खोल के देखो उसकी, उसने इन्वेंटरीज दिखा रखी है, इन्वेंटरी तो ठीक है, लेकिन ये इन्वेंटरी का अमाउंट वहां पे आया कैसे, कौन सा मेथड वैल्यू करा है, कौन सा मेथड फॉलो करा है? भाई साहब यूएस कंपनी की अगर बात करें, लीफो करा है, फीफो करा है, वेटेड एवरेज करा है, कौन सा फॉलो करा है? पता ही नहीं कुछ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये तो दिखा देगी इन्वेंटरी इतनी, डेप्रिसिएशन इतना है, लेकिन भाई साहब यूजर को ये नहीं जानना, ये तो जानना ही है, इसके अलावा ये भी तो जानना ये सब आया कैसे, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है, सोर्स भी तो जानना जरूरी है। तो ये लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि अगर वो बना देगा फिर तो ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लंबी बहुत बन जाएगी, दूसरा अकाउंटिंग नहीं है इसके अंदर, तो आपने दुनिया भर की लाइनें लिख दी पैराग्राफ जैसी, है ना। तो इस हैक के लिए मतलब तो उन्होंने क्या करा, चलो ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं लिख सकते ना, तो एक काम करते हैं नोट्स बना लेते हैं।
नोट्स में लिख देता है, वो तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है अलग से कि अलग से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, नहीं है। इसलिए यूएस गैप का ये लॉजिक है, यूएस गैप ने ये लॉजिक दिया, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना है, ये मतलब जैसे इनकम स्टेटमेंट बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है, कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना है, ये तो जो स्टेटमेंट बन गई उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये जितने भी फालतू अमाउंट हमने डाल रखे हैं इनके अंदर, ये आए कहां से, ये सब है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये तो यूएस गैप की बात है। अब आईएफआरएस की अगर हम बात कर लें और अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात भी कर लेते चलिए, तो उनके हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है 6 प्रकार की। उन्होंने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हम जैसे यहाँ पे फुट नोट्स में बोलते हैं, वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। अब उनका लॉजिक ये है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब कोई नहीं, अब ये अलग से उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली बात आप बताओ बनाते क्यों है, लॉजिक क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं? सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, फॉर द यूजर। यूजर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के लिए तो बनाते ही, इंटरनल के लिए भी तो बनाते हैं। अरे कंपनी का मालिक लोग भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता ही नहीं करता, तो यूजर के लिए तो बनाते हैं, सीधी बात है। तो मतलब आप यूजर के लिए क्यों बनाते हो? क्योंकि यूजर उसको यूज करता होगा, उसको पढ़ के डिसीजन लेता होगा कि यार ये कंपनी कैसी है, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस डिसीजन लेने के लिए ना, सीधी बात है। सरकार क्या करेगी, टैक्स कितना आया, बैंक क्या करेगी, उसको लोन देना नहीं चाहिए, मतलब सब अपने अपने प्रकार से कोई डिसीजन लेते हैं। तो स्पेसिफिक बात है डिसीजन लेने की। तो डिसीजन, इसका मतलब अगर वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको इन्फ्लुएंस करती होंगी, सीधी बात है, हाँ करती होंगी। तो भाई साहब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो फिर उनको इन्फ्लुएंस करेगी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, वो इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। वो कह रहा है ठीक है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, ये अपना रिजर्व की कैलकुलेशन करके, लेकिन ये सब आया कैसे, इन्वेंट्री को वैल्यू करा कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पैसा लगाएगा नहीं, वो पैसा तभी लगाएगा जब उसको ये पता चलेगा कि इन्वेंट्री ने किस मेथड से वैल्यूएशन करी है। अगर उसने सोचो लीफो फॉलो करा है, लेकिन यूएस कंपनी है सोचो, लेकिन अगर एक यूके की कंपनी है, वो तो लीफो फॉलो करती ही नहीं, जो आईएफआरएस के अंडर है, तो उसको पता चलेगा ना कि हाँ अच्छा ये तो लीफो फॉलो कर रही है। अगर यूके से कंपेयर करना पड़ेगा तो उसको फीफो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको बताओगे नहीं, फिर वो क्या होगा, अंतर्यामी तो है नहीं कि वो समझ जाएगा, अज्यूम कर लेगा, है ना? तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए वो डिसीजन तो ले ही नहीं सकता। अगर आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे दो 5 प्रकार की, यूएस गैप के हिसाब से अगर 5 प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना के दे दो, तो डिसीजन तो वो तब भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसको सोर्स तो पता ही नहीं कैसे आया। इसलिए ये आईएफआरएस ने ये लॉजिक दिया, डिसीजन जब आप ले ही नहीं सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो काम ही है डिसीजन लगवाना। तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से ही तो वो डिसीजन लेगा, तब ताकि उसको पता चले अच्छा इसने ऐसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करा है, ऐसी चीजें दिखाई है, ऐसे कैलकुलेशन करी है, तब जाके फाइनल डिसीजन लेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो फाइनेंशियल, जो डिसीजन लेने में मदद कर रही है। तो ये भी तो एक स्टेटमेंट ही है, नोट्स है लेकिन एक स्टेटमेंट ऑफ नोट्स बोल दो। इसलिए वो 6 प्रकार की बोलता हूं, वो कहते हैं नहीं हमारे हिसाब से 6, उन्होंने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोला। यूएस गैप कहता है नहीं ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो अलग प्रकार से ही, ये कुछ नहीं, वो तो उन 5 की बस एक एक्सप्लेनेशन है, सीधी बात है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने बेटा धारणा है, हमको क्या, हम तो यूएस गैप पढ़ रहे हैं, तो आपको तो यूएस गैप के हिसाब से पढ़ना है। अगर वो 5 कह रहे हैं तो आपको 5 ही मान के चलनी है, ठीक है। चलिए, ये कॉन्ट्रास्ट मैंने आईएफआरएस के इसलिए दिया क्योंकि हमारे सिलेबस में देखिए बीच बीच में हम ऐसे बातचीत करते रहेंगे कि यूएस गैप आईएफआरएस में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट में जब हमारा बिल्कुल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हमारा इन डिटेल टॉपिक है यूएस गैप और आईएफआरएस। मैं सारा का सारा अभी आपको वो टॉपिक अभी पढ़ा सकता था, लेकिन क्या बात है आपको कुछ समझ नहीं आता। जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट पढ़ाता, आपको पता ही नहीं क्या है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। दूसरा और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लीजेस में दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। तो इसका जो रेलेवेंट एएससी है वो देखिए, वो तो 235 है, ठीक है। देखिए एएससी की जो बातचीत है, मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि आपके सीए में, यूएसए में एएससी इतना रेलेवेंट नहीं है ना, रेलेवेंट नहीं है। हालांकि बहुत कम पूछा गया है, लेकिन बहुत कम पूछा गया। इसका रीजन ये है, एएससी की वैसे नॉलेज होनी चाहिए आपको। मैं अगर वैसे बोलूं, अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रियल लाइफ पर्पसेस के लिए एएससी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, आप नीचे अकाउंटेंट ने आपको वहां पे एएससी लिख के दिया, लेकिन आप ब्लैंक को, आपको पता ही नहीं एएससी क्या, तो आप डिसीजन क्या लोगे, है ना। तो एएससी वैसे पता होना चाहिए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था, आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एएससीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट वाला मैंने आपको बताया था, इनकम स्टेटमेंट का बताया था, पार्ट 2 में मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला है, एएससी 606 जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, है ना। अपना एक जैसे ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो गया 235। ऐसे कुछ रेलेवेंट एएससी हैं जो आपको लेकिन याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, अगर आप एएससी पेपर में लिख के आ जाओगे, बाई चांस ऐसे में क्वेश्चन आ गया और आपने लिख दिया,
तो इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर आगे आंसर पढ़ेगा ही, उसको पता है भाई साहब ये तो एएससी लिख के आ गया, इसको मतलब अच्छी खासी नॉलेज है, ये तो टेक्निकल वाला बंदा है, जो जिनके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो एएससी लिख के आ रहा है, इसका मतलब उसको तो इससे ज्यादा ही नॉलेज होगी, तो ज्यादा आप पे वो टाइम वेस्ट करेगा नहीं, ठीक है। ASC 235 is a component of US generally accepted accounting principle that establish the requirement for the content and presentation of notes accompanying financial statement। देखा शब्द यहाँ पे इन्होंने यूज करा accompany, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, अब उसके साथ जोड़ के अटैच करके, है ना, कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो दे दी यूजर को, लेकिन गिफ्ट में साथ में नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे दी कि भाई साहब ये भी इसको पढ़, लेकिन इसके साथ पढ़, ठीक है, इसके साथ पढ़, क्योंकि अगर तू ऐसा पढ़ेगा तो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा तुमको, ठीक है। दूसरा एक रीजन और होता है, देखो एक रीजन और होता है, क्या है, कंपनी कुछ चीजें ऐसे बना दे, लेकिन हो सकता है इन्वेस्टर जो है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो गलत इंटरप्रेट कर ले, ऐसा स्कोप हो सकता है। अगर आप सीधा सीधा सादा सादा सिंपल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना के दे दोगे, तो हो सकता है जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसको गलत इंटरप्रेट कर दे। कंपनी समझाना ये चाहती थी कि भैया इसका ये मतलब है, लेकिन उसने समझ कुछ और लिए, अब उस समझ के चक्कर में उसने सोचा गलत समझ लिया, नेगेटिव, और आपको पता है एक बार नेगेटिव गलत समझ लिया तो मार्केट में न्यूज फैल जाएगी, कंपनी तो बहुत बेकार है, रूमर्स फैल जाएंगे, स्पेकुलेशन फैल जाएंगी, लेकिन कंपनी बेचारी क्लैरिफिकेशन ऐसे देती रह जाएगी, नहीं नहीं हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा तो ये मतलब था, फिर वो बोलेंगे नहीं तुम्हारा तो यही मतलब। तो ये सब झगड़े ना हो जाए, वो कहना भाई साहब एक काम करते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना देते हैं, ऐसा हमारा मतलब था, सीधा कंपनी बोल देगी भाई साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नीचे नोट्स पे पढ़ लो, हमने इसको ऐसा दिखाया और हमारा यही मतलब। अगर आप ये नहीं बनाते तो गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। इट्स प्राइमरी पर्पस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड कंटेक्स्ट, ठीक है, इंश्योरिंग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स, है ना, नंबर तो दिखा दिया आपने दुनिया भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन वो वैल्यूएशन कैसे, कौन सा पॉलिसी फॉलो करे, कौन सा प्रिंसिपल लगाया है, कैसे रिकॉग्नाइज करे, हर चीज ऐसे दिखा दी। द स्टैंडर्ड मैंडेट्स दैट द एंटिटी डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द मेथड्स यूज्ड टू अप्लाई देम as these choices materiality affect the presentation of financial position, results of operation and cash flow। सीधी बात है, आपने बहुत सारे, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कौन कौन से दो ASC 235 के अंदर नोट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग दिखाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, क्योंकि आप बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना। देखिए मैंने आपको बोला था दो टाइप ऑफ क्या कहते हैं फैक्टर्स होते हैं, तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम क्वांटिटेटिव चीजें यूज करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर यूज नहीं करते। मतलब कंपनी बेचारा एक अपनी सेंटिमेंट बताना चाहते हैं, अपने कुछ ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बताना चाहती है कि आगे जाके मैं ये करने वाली हूं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तो ये सब आता नहीं। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दो जिसके अंदर आप डालते हो ये कि कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेने वाली है, उसका ये मतलब था, ऐसे अपने की डिसीजंस बताएगी, देखो हमारा इस पॉइंट पे ये मतलब है, अपनी एडवाइस दिखाएगी। किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप डालते हो ये सब चीज, डालते हो क्या? नहीं डालते ना। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप ये सब चीजें डालते हो, मतलब ये एक तरीके से बेटा ऐसा कूड़ेदान है कि आप जहां कुछ नहीं डाल सकते आप पटक के यहां पर डाल दो। मतलब एक हैक है, लूप होल है, आपको पता है अकाउंट्स के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि उसने मना कर रखा है, लेकिन यूजर को आपको किसी तरह ये बात पहुंचानी है कि भाई साहब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दिल की बात अपनी बताना चाहता है यूजर को। अब लेकिन अकाउंट्स नहीं फंसा नहीं दे रहा, क्योंकि वो कह रहे नहीं हम तो क्वांटिटेटिव चीजें डालेंगे। तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हैक पकड़ लिया, इसके अंदर क्वालिटेटिव चीजें भी डाल देंगे, क्वांटिटेटिव चीजें भी डाल देंगे, अपने सेंटिमेंट्स भी डाल देंगे, अपने एडवाइजेस भी डाल देंगे और अपने की जजमेंट्स भी डाल देंगे, हमारा तो ये मतलब था। तो इससे यूजर तक बात पहुंच जाएगी हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये मतलब इसलिए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देख ही लेगा, लेकिन वो सबसे पहले नोट्स देखता कि भाई साहब क्या डाला, क्या एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने क्या जजमेंट दी है, इससे एक कंपनी का मूड भी समझ में आ जाता है। तो ये है। अच्छा ये तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ASC 235 ये तो मेन है, इसके अपने सब टॉपिक्स हैं, देखिए 235 के 10 का 50 का 3, इसमें इसने क्या बता रखे हैं, कौन कौन से डिस्क्लोजर टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बस एक डिस्क्लोजिंग टेक्निक है, एक ये टेक्निक नहीं है ASC 235 में, और भी बहुत तरीके की टेक्निक्स होती हैं कि आप दिखा सकते हो डिस्क्लोजिंग। डिस्क्लोज करना मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ऐसे भी। ये जो सबसे पहला है पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ये है, पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होती है, वो ये होती है कि आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने यहाँ पे मशीनरी लिख दिया कि भाई साहब देखो ये रहा मशीनरी, या मशीनरी छोड़ो इन्वेस्टमेंट दिखा दो, फिर आपने बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल रखी है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है, इस पर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखा दी। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, बस आपने अगर ऐसे लिख दिया इन्वेस्टमेंट को, तो यूजर को पता कैसे चलेगा आपने इसको किस पे दिखा रखी है, एट कॉस्ट दिखा रही है, एट मार्केट प्राइस दिखा रही है, क्या दिखा रखी है,
पता ही नहीं चलेगा उसको। तो आप क्या करोगे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल दोगे नीचे, और ऐसे यहाँ पे इसको पता है कि एस्ट्रिक मार के, ऐसा यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं डालते, मतलब इसके तरीके होते हैं, नंबर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वो डाल दो, जैसे उसको 1 लिखा हो, चलो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे इस बोलेंगे कि ये जो 1 पॉइंट है, ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। मतलब यूजर को बता रहे हैं ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एट मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऐसे। लेकिन मुझे बात बताओ बेटा, ये तो छोटा सा पॉइंट था, इसके लिए इतना नोट्स में जाने का, एक पूरी लाइन वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये तो आप बैलेंस शीट में छोटा सा ब्रैकेट खोल के यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिख सकते थे, तब भी समझ जाता वो तो तब भी समझ जाता है, ब्रैकेट ही तो ओपन करना था, ज्यादा स्पेस भी नहीं घिर रहा था। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ब्रैकेट ओपन करके अच्छा नहीं लगे, अरे ब्रैकेट ओपन करके, लेकिन ये तो उसी लाइन में आ गए ना जहां आपने इन्वेस्टमेंट लिखा है, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करोगे, ऐसा थोड़ी ना नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे आप, मार्केट वैल्यू लिखना था। इसके लिए आपने एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया पूरा, और एक तो फाइनेंशियल यूजर को भी दिक्कत, वो पहले आपकी बैलेंस शीट पढ़ेगा और ऑल द वे नीचे जाके स्क्रॉल करके आपका वो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेगा, और वहां पे पाएगा एक छोटा सा आपने वर्ड लिखा है मार्केट वैल्यू। पहले तो वो बैलेंस शीट में था, उसको हटा के नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेगा, वहां पे बिल्कुल नीचे जाएगा, क्योंकि पहले 2 लाइनों में तो आप लिख नहीं सकते, पहले 2 लाइनों में आपको वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखनी पड़ती है, मैं बताऊंगा आपको। तो 3-4 पॉइंट जाके खोल के देखेगा, और वहां जाके उसको बस 1-2 शब्द वहां पे मिलेंगे मार्केट वैल्यू, वो तो बोलेगा अबे इतनी मेहनत करी, वहीं लिख देता ब्रैकेट ओपन करके, सीधी बात है। तो जो छोटी छोटी चीजें है, मतलब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ज्यादा उसमें लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, 1-2 शब्द में ही समझ जाएगा इन्वेस्टर, तो वहीं लिख दो, इसी को ही पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। जैसे आपने कोई रिजर्व बना रखा है ना, रिजर्व बना रखा है, अब उस रिजर्व के अंदर हो सकता है आपने कुछ, देखो सेवरेंस ऑब्लिगेशन डाल रखी है किसी चीज के लिए, तो ये वहीं लिख दो ना, इंक्लूड करके ब्रैकेट ओपन करके कि भाई साहब ये जो $10 लाख का रिजर्व बना रखा है, इसमें $2.5 लाख सेवरेंस ऑब्लिगेशन है, तो यूजर वहीं के वहीं समझ जाएगा। इसके लिए ऑल द वे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके नीचे खोलने की जरूरत नहीं है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वही लिखी जाती है, वही चीजें लिखी जाती है जिसके लिए एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी, मतलब 3-4 लाइनें और आराम से घेर लेगा आपकी। तो ये है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन आर नॉट नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर डिस्क्लोजिंग टेक्निक्स, ठीक है, दे आर जस्ट डिस्क्लोजर टेक्निक्स, मतलब आपको कैसे कैसे चीजों को डिस्क्लोज कर सकते हो, अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो जो नंबर है उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, आप कैसे तरीकों से डिस्क्लोज करते हैं, ये वन ऑफ द पॉइंट है पैरेंथेटिकल। दूसरा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही है, जहां पे कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगे, जहां डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कभी कभी आपको देनी पड़ेंगी, आपको कोई की जजमेंट देना है किसी पर्टिकुलर, उस पर आपको अपनी कोई सजेशन देना है, ये सब आपको वहीं पे लिखने पड़ेंगे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस कुछ नहीं है, ये जैसे इसका मतलब ये है कि आपने देखो जैसे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रखा है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बना रखा है आपने, इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लिख दोगे, हाँ डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलोगे भाई साहब ये जो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे पता है एस्टेरिक मार्क मार दो, ये ऐसे। फिर बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में फिर आप एसेट्स बनाओगे, और यहां पे फिर ऐसे डेप्रिसिएशन करोगे, और ये जो अमाउंट था बेटा, यही जो अमाउंट डेप्रिसिएशन का डालोगे, वो फिर यहाँ पे सेम उठा के यहीं पे टक के डाल दोगे, सीधी बात है ना। अरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली बातें नहीं कर रहे, अभी तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक चल रहा है। फिर यहाँ पे भी वो एस्टेरिक मार्क डालोगे, मतलब ये क्रॉस रेफरेंस है, मतलब आप यूजर को बता रहे हो भाई साहब जब तू इनकम स्टेटमेंट के अंदर होगा और जब तू ये डेप्रिसिएशन लिखा हुआ पाएगा, तो इसी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को तू रेफरेंस, मतलब मैच कर लियो, पढ़ लियो, किसके साथ, बैलेंस शीट के साथ। मतलब जब तू बैलेंस शीट पे जाएगा फिर और एसेट्स देखेगा और वहां से डेप्रिसिएशन माइनस होता दिखेगा, तो तुझे समझ में आ जाएगा हाँ ये तो वही अमाउंट है जो मैंने इनकम स्टेटमेंट पे देखा। और बाय चांस अगर तूने ना देखा हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो तू क्या करेगा, बैलेंस शीट से वो अमाउंट मैच कर लेगा जाके इनकम स्टेटमेंट के अंदर, मतलब क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। अरे आप कभी कभी क्या करते हो, बोलते हो ना कि ये देखो आपने ये जो पेज नंबर 2 पे ये एक्सप्लेनेशन पढ़ी, ये पेज नंबर 4 पे भी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन फिर और लिख दोगे वहां पे, जो पेज नंबर 2 पे एक्सप्लेनेशन लिखी पेज नंबर 4 पे भी कट कॉपी कर दोगे, और उसके बाद उसके भी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, तो इसे क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में इंटरलिंक होता रहता है, ठीक है। ये वैल्यूएशन अलाउंसेस, वही मेरी मैं वैल्यूएशन अलाउंसेस, जैसे आपने कुछ रिजर्व्स बना रखे हैं ना, तो उसको आप कैसे वैल्यू करके दिखाया हुआ, अरे आपने कौन सा मेथड वहां पे फॉलो करा, कौन सा एस्टिमेशन टेक्निक आपने वहां पे लगा रखी है, वैल्यूएशन आपने, वैल्यू इन्वेंट्री है सबसे बेस्ट एग्जांपल, इन्वेंट्री दिखा तो रखी है लेकिन कौन सा मेथड दिखा रखा है ये तो हमको पता ही नहीं। अरे इन्वेंट्री आपने दिखा रखी, क्लोजिंग स्टॉक को पता है ना, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो दिया, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक किस मेथड से आया, फीफो मेथड से आया, लीफो मेथड से आया, वो क्या कहते हैं वेटेड एवरेज आया, कौन सा मेथड से आया,
है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये भी आप नोट्स में लिख दोगे। सपोर्टिंग शेड्यूल्स, अच्छा सपोर्टिंग शेड्यूल्स क्या है, ये बहुत मतलब जब ऑडिट ट्रेल चलता है, ऑडिटर्स आते हैं, है ना, अब ऑडिटर आ गया, वो देख रहा है ऑडिटर, भाई साहब ठीक है आपने ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखा रखा है, ये अमाउंट ही आया कैसे, ये अमाउंट कैसे आया हमको बताओ, ये आपने इतने कैरियज इनवर्ट्स दिखा रखी है, आप बोल रहे हो इतना ट्रक का हमारा खर्चा आ गया माल लेके आने का, ये कैसा आया, इसके हमको वो दिखाओ, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, बिल रिसीप्ट दिखाओ हमको। तो सपोर्टिंग शेड्यूल्स आपको साथ में लगाने पड़ेंगे अपने, ये डिस्क्लोजिंग टेक्निक है, ताकि जो ऑडिटर है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए और उसको पता चल जाए, अच्छा ये जो इसने चीजें दिखा रखी है बिल्कुल जेन्युइन दिखा रखी है, इसके पास इसका सपोर्टिंग शेड्यूल्स ऑलरेडी है, ताकि वो आपको एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दे। दूसरा, ये तो ऑडिटर पर्पस के लिए हो, डिसीजन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी होता है, यूजर्स के लिए भी, आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, हर चीज कर दी, लेकिन साथ में सपोर्टिंग शेड्यूल भी दिखाओगे, जैसे आपने एक एसेट दिखा दी, आपने कोई अपना प्रोजेक्ट दिखा दिया कि हमारा देखो ये प्रोजेक्ट है, नोट्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दी, लेकिन साथ में आप उसका प्रोस्पेक्टस भी भेज दोगे यूजर को एजीएम के अंदर कि भाई साहब ये देखो हमने, हमारा ये पर्पस है, हमारा तो ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, सपोर्टिंग शेड्यूल्स भी आप मतलब लगा दोगे, ये मतलब है, ताकि इससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, वाई व्हाट आर नोट्स टू फाइनेंशियल, देखो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पहली क्लास में मैंने आपको ये इसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, की कंटेंट ऑफ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये क्या कंटेंट है, मतलब इसके अंदर जब आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखते हैं, वो मतलब है इसका। ठीक है, पहला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, देखिए कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, पब्लिक कंपनी जो भी मतलब अपनी क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में जिसकी अवेलेबल है, वो जब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो सबसे पहले या दूसरे पॉइंट के अंदर ही आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज का सबसे पहले दिखेगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज करके लिखा होता है, ग्रुप, सबसे पहले दो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट नहीं होगा तो दूसरा पॉइंट तो होगा ही होगा, पहले दूसरे पॉइंट में खेलते रहता है बेटा। ठीक है, मतलब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप पहला पॉइंट देखें, पहले पॉइंट के अंदर तो चलो उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिख दी होती है, दूसरे पॉइंट से वो स्टार्ट कर देते हैं अपना अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब हमने ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी हैं, हमने इनके अंदर कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है ना, कौन से एस्टिमेट्स हमने फॉलो करे, वो आप इसके अंदर डाल देते हो। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, उनको पता है यूजर बैलेंस शीट खोल के देखेगा, उसको इन्वेंट्री वहां पे मिल जाएगी, और वो उसको उसके अंदर ये डाउट आएगा इसने इन्वेंट्री कितनी की दिखा रखी है, कैसे दिखा रखी है ना, तो आप बताओगे देखो मैंने वो आप बताओगे नहीं मैंने फीफो फॉलो करा, दूसरी कंपनी बताएगी नहीं मैंने तो लीफो फॉलो करा, तीसरा करा मैंने वेटेड एवरेज करा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस अब ये बताना क्यों पड़ेगा, देखो इसको ऐसे बताना पड़ेगा क्योंकि सोचो आप एक यूएस कंपनी हो, यूएस कंपनी के अंदर बताओ लीफो वैल्यूएशन अलाउड है, अब वो क्यों अलाउड है वो जब हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे हम तब देखेंगे, तो लीफो मेथड वहां पे अलाउड है, लेकिन अगर आप आईएफआरएस मतलब यूएस गैप के अंदर बात कर रहे हैं, आईएफआरएस में चले जाएंगे, मतलब अगर आप यूके में जा रहे हैं, ये यूरोपियन कंपनी, इंडियन कंपनी की भी बात अगर हम कर लें, इंडिया में भी अलाउड नहीं है लिफो, तो यहां पे तो लिफो प्रोवाइडेड है, अलाउड ही नहीं है कंपनीज को लिफो मेथड दिखाना, मतलब अगर वो अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना चाहते तो वो कह रहे हैं भाई साहब दुनिया का हर यूज मेथड फॉलो कर लो, लेकिन लिफो को नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ऐसा आईएफआरएस ये कहता है ये टैक्स बचाने की टेक्निक है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो आप लीफो तो नहीं दिखा सकते बेटा। ठीक है, लेकिन अब अगर एक इन्वेस्टर है वो यूके में रह रहा है, यूके में रह रहा है, बस बेचारे की पढ़ाइयां सारी यूके में हो रखी है, तो उसको तो लिफो पढ़ा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं लिफो क्या होता है, लेकिन उसने अपना पैसा क्या है यूएस गैप में भी लगा रखा है किसी यूएस कंपनी में, तो यूएस कंपनी में लगा रखा है डोमेस्टिक, तो फिर ऑब्वियसली वो तो यूएस गैप को ही फॉलो करेगी। अब जब वो उसकी बैलेंस शीट, अब इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट उसके घर में भी आ जाएगी उस कंपनी की, तो वो बैलेंस शीट जब खोल के देख रहा है उसने देखा अरे ये इन्वेंट्री कैसे, बड़ी अजीब सी इन्वेंट्री है तो दिखने में है, तो उसने देखा ये कैसी इन्वेंट्री है, तो जब उसने इन्वेंट्री देखा उसको पता चला ये तो किसी और मेथड से लगा रखी है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आईएफआरएस में तो लीफो अलाउड नहीं, लेकिन वहां पे लीफो लगा, लेकिन वो बेचारा क्या सोच रहा था, वो तो सोच रहा था मैं इस यूएस कंपनी को अपने यूके कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा, यूएस कंपनी को यूके के साथ कंपेयर करूंगा, हाँ, लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, वहां पे लिखा हुआ लीफो मेथड, यहां पे यूके में लगा है फीफो मेथड, कंपेयर हो ही नहीं सकता बेटा, कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के प्रॉफिट्स अलग अलग आएंगे, दोनों के प्रॉफिट्स अलग आएंगे, क्योंकि लीफो में प्रॉफिट कम आता है, फीफो में प्रॉफिट ज्यादा आता है। अब कैसे, अब आप ऐसे जजमेंट नहीं दे सकते, तो क्या करें अब, तो कंपेयर, अब इसमें यूजर का थोड़ा काम बढ़ गया, उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उस फीफो को लीफो में कन्वर्ट कर दे, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उस बेचारे को क्या करना पड़ेगा बेटा, जो यूएस कंपनी है जिसने लीफो से दिखा रखा है, वो उसको लीफो को पहले फीफो में कन्वर्ट करेगी, इसका एक बेटा लीफो रिजर्व करके कंसेप्ट होता है, कैसा आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं आपको इन्वेंट्रीज कर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लीफो को फीफो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लेकिन काम बढ़ गया, लेकिन ये काम बढ़ा कैसे, पता कैसे चला,
उसको चलो काम बढ़ गया, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो पता है ना कि भाई साहब हाँ ये कंपनी लीफो वाली है, मुझे उसको फीफो में कन्वर्ट करना है। सोचो कंपनी उसको बताती नहीं लीफो में, तो वो तो मान के चलता है तो फीफो वाली है, और हो जाता सारा गड़बड़, गलत पैसा लगा देता, गलत डूब जाता, तो बोलता अरे कैसे डूब गया। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, इसलिए हमने देखिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई। सिग्निफिकेंट है भाई, बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो वो तो कुछ और कुछ समझ जाएगा, पता नहीं क्या समझ जाएगा, इसलिए बताना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मेथड, आपने डेप्रिसिएशन मेथड दिखा रखा है, कौन सा मेथड दिखा रखा है, स्ट्रेट लाइन दिखा रखा है, डब्ल्यूडीवी दिखा रखा है, डबल डिक्लाइनिंग दिखा रखा है, मैं कारस दिखा रखा है, सारी चीज बताओ ना, क्योंकि अलग अलग मेथड से अलग अलग कुछ कुछ डेप्रिसिएशन मेथड से बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ डेप्रिसिएशन में तो भाई साहब वो साल ही ले लेगा पूरा डेप्रिशिएट करने में, है ना। तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी आपने कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है। ये एस्टिमेट्स है ये सारे, ठीक है, आपको पता है ये सब एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, रेवेन्यूज को कैसे रिकॉग्नाइज करा है, मतलब आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, इस कॉन्ट्रैक्ट में से आपको रेवेन्यू मिला है, कैसे रिकॉग्नाइज करा है आप, मतलब हो सकता है अभी आपको पेमेंट नहीं मिली, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट की आपने सर्विसेज तो दे दी, लेकिन अभी आपको पेमेंट नहीं मिली, तो क्या आपने उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है, और अगर करा है तो कैसे करा है, उसकी चीजें बताओ। आपको वो पॉलिसीज लिखनी पड़ेगी। इसका जो रेलेवेंट एएससी है वो यहां नहीं लिखा, उसका है एएससी 606, 606 आपको बताना पड़ेगा कैसा है भाई साहब, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में से आपको कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सब आपको चीजें बतानी पड़ेंगी ताकि यूजर समझ जाए, अच्छा ये इसका मेथड। बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन, ये तब होता है देखिए जब एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। अब सब्सिडरीज आपको पता है लास्ट में जब रिपोर्टिंग डेट होती है, एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरीज कंपनी है, उसकी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करके बनाना पड़ता है। पहले तो स्टैंड अलोन करके बना लेते हैं, फिर जब लास्ट में सब बना देते हैं अपना अपना, तो वो जो पेरेंट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, सारी सब्सिडरीज के साथ कंसोलिडेट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो इसके क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ये सब है। डिस्क्लोजर ऑफ अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, यही मतलब है, देखा, अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट, मतलब ऐसी चीजें जो अकाउंटिंग के स्कोप से बहुत बाहर है। आपको पता है अकाउंटिंग के दायरे में आता नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग उन चीजों को इंक्लूड करता नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है मटीरियलिटी, वो तो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करता है। लेकिन हमको डालना है, हमको जानना है, हमको बताना है, ये दिल की बात है कि ये इन्वेस्टर तक किसी तरह पहुंच जाए। कैसे पहुंचाए, अब ये अकाउंटिंग बीच में अड़ा हुआ है, ये जाने नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं यार, अगर ये इन्वेस्टर के तक किसी तरह बात पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे, लेकिन ये करने नहीं देना ना अकाउंट। तो ये नोट्स है, नोट्स में आप ऐसी चीजें डाल दोगे जैसे लॉस बाय फायर। आप बोलते सर लॉस बाय फायर तो डालते हैं, अरे लॉस बाय फायर डालते हो एबनॉर्मल लॉस, तो कितना लॉस हो गया, लेकिन वो क्या हुआ, उसके पीछे आपने क्या करा, कैसे हो गए, ये सब रिपोर्ट्स भी तो आपको डालनी चाहिए, ये आप नोट्स में डालो, ठीक है। द नोट्स मस्ट प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट एनी इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, जो कंपनी के टिपिकल बिजनेस ऑपरेशन में नहीं है, कंपनी का वैसे कोई बिजनेस ऑपरेशन चला नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो किसी तरह अगर इन्वेस्टर को पता चल जाए तो उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, ये बात है। जैसे ये देखो, ये द सेल ऑफ मेजर एसेट और बिजनेस सेगमेंट, एक बहुत बड़ा एक मेजर है, हमने एक एसेट बेच दी, ठीक है, नो डाउट एक सेल ऑफ एसेट आप दिखा देते हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन उस इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा ये बहुत बड़ी मेजर एसेट थी या बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट था, उसको कैसे पता चलेगा। तो ये आपको नोट्स में पता चलेगा। और वन टाइम गेन और लॉस और लीगल सेटलमेंट, है ना, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस, ये सब सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जैसे बेटा दीज इवेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एडजस्टिंग फाइनेंस और नॉन रिकॉग्नाइज्ड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, फॉर एग्जांपल देखो मेजर फायर हो गया, मेजर फायर हो गया बेटा, देखो जैसे अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द स्टेटमेंट्स वर रिलीज। इसका मतलब क्या है, इसका मैं समझा देता हूं। देखिए जैसे हम यूएस गैप के अंदर कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं 31 दिसंबर 2025, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम रिपोर्ट करेंगे, आपको क्या लगता है 31 दिसंबर 2025 को ही करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिलीज होती है उसमें डेट लिखी होती है 31 दिसंबर 2025, लेकिन जो रिपोर्टिंग डेट होती है बेटा वो हो सकता है 2 जनवरी हो, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल, अरे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, कंपनी ने पूरा साल जो बेटा काम करा वो सारा का सारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बना देगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल की बनती है। अरे अकाउंटिंग पीरियड कौन सा पता है ना, तो वो फॉलो कर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है एज एट 31 दिसंबर 2025, तो कंपनी रिलीज भी 31 दिसंबर 2025 में कर रही है। अरे कैसे कर देगी 31 दिसंबर 2025 को, तो वो लास्ट डेट पे बैठ के बना रही है भाई साहब, हाँ इस साल एक आखिरी दिन तक हमने कितना काम कर दिया, आखिरी दिन में सारा कर भी लेगी और रिलीज भी कर देगी, ऐसा तो करेगी ना। अभी तो प्रेजेंटेशन करनी है, काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, अभी तो लास्ट डे तक हम अपना काम कर रहे हैं, हमको ये भी तो जानना चाहिए हमने इस बार कितना बंद कर लिया, ये भी लिखना है, कैलकुलेट करना, पूरा दिन तो उसी में चला जाएगा। फिर इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, इसको सजाना है, अकाउंटेंट को रखेंगे, इसको सजाओ भाई,
फिर उसको अपलोड करेंगे, आईटी वाले को बुलाएंगे, ला भाई इसको अपलोड कर। तो अभी तो बहुत काम है, आपको क्या लगता है एक दिन के अंदर ये सारा हो जाएगा? तो ये तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो 31 दिसंबर 2025 की बनती है, लेकिन जो रिपोर्टिंग डेट होती है आप वो थोड़ी ना सेम होती है, वो तो उसके कम से कम हो सकता है 3-4 दिन बाद कंपनी ने रिलीज करा, उसको रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। हाँ तो बेटा इन इवेंट्स के बीच में भी तो लेकिन कुछ हो सकता है। अब सोचो 31 दिसंबर 2025 को कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करी और सॉरी बना अपना बिजनेस एंड करा। अब लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को दी, पब्लिक रिलीज करी 3 जनवरी को। अब इन 3 दिन क्या हुआ ये तो हमको पता ही नहीं। 3 दिन भी तो, अब 3 दिन ऐसा तो है नहीं बिजनेस ताला लगा के घर चला गया। अब हम बोलेंगे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर के पास पहुंच जाए तब जाके धंधा स्टार्ट करेंगे। बेटा धंधा तो चलता ही रहेगा, 1 जनवरी वो तो स्टार्ट हो जाएगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन है टिल परपेचुइटी, वो थोड़ी ना रुका किसी के लिए। अकाउंट्स वाला खेल तो अकाउंटेंट्स करते रहेंगे, बिजनेस तो वो करेगा ना बेटा। अरे जो कंपनी ने अपना बिजनेस खोला है वो तो बिजनेस करने के लिए खोला है, अकाउंटिंग करने के लिए खोला है, बिजनेस तो चलता रहे। अब इन 3 दिन के अंदर भी तो कुछ हो गया होगा। अब आप क्या और ऐसा, अब वो तो हमें पता है हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर वो तो जो हुआ वो तो अगले कैलेंडर ईयर के लिए हुआ ना, वो तो हम तब डालेंगे। लेकिन हो सकता है एक ऐसी चीज हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई या ऐसी घटना हो गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चल जाए ये बहुत ज्यादा उसको डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। मतलब आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और वो चीज भी हो गई तो भाई वो इफेक्ट कर देगी, सीधी सीधी बात। फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, आपने ये बोला कि हम देखो इस बार रिटेन अर्निंग्स है, आपने बोला इस रिटेन अर्निंग से हम क्या है, एक नई ब्रांच खोलने वाले हैं, नई ब्रांच खोलने वाले। लेकिन एकदम से आपको पता चले नहीं भाई ब्रांच नहीं खोल सकता, हमारे पर्पस कुछ और है। तो आपको ये इस बार लिखना पड़ेगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये पहले ही लिख दोगे आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन 3 दिन में जो क्या हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीजें तो फिर अगले कैलेंडर ईयर के लिए रिलेवेंट है ना, लेकिन अगर आपको लगता है ये पिछले कैलेंडर ईयर को इफेक्ट कर सकती है इन 3 दिन के अंदर, रिपोर्टिंग डेट से पहले पहले, वो आप नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिख दोगे बना के, ठीक है। अच्छा ये जो 3 दिन होते हैं इसके लिए बेटा एक अलग अकाउंटिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है वहां पे, है ना। फिर आप वो 3 दिन क्या चला, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वो सब यहाँ पे बनाया जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अकाउंटिंग होती है इसकी प्रॉपर, वो नहीं आपकी, ठीक है। कमिटमेंट्स एंड कंटिजेंसी, बेटा कंटिजेंट लायबिलिटीज, आपको ऐसा लगता है यार ये आगे जाके ऐसी कोई चीज आ सकती है ना, कंटिजेंसीज आप अभी रेडी हो जाओगे, कंटिजेंसी है ना, इमरजेंसी। आपको लगता है भाई साहब ये चीज आगे जाके कुछ ऐसी हो जाए, जैसे लीगल है, आपने देखा भाई साहब ठीक है हमने लीगल टीम वगैरह क्यों बनाते रखती है कंपनी, कंपनी ऑपरेशन कर रही है, कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई, अरे हमने प्रोडक्ट दिया वो डिफॉल्ट फॉल्ट ही निकला, अब वो समझ ही नहीं रहा, उसको हमने बोला भाई साहब दूसरा दे देंगे, वो कह रहे नहीं हमको तो इस पर केस करना, केस कर दिया, अब क्या करें, तो भाई साहब लीगल सेटलमेंट बनाना पड़ेगा कि बाई चांस अगर कंपनी केस हार गई तो पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा ना, तो कंटेंजेंसीज वगैरह बना देंगे। और लेकिन कंटेंजेंसी बना दी उसकी एक्सप्लेनेशन तो लिखो, कौन सा किधर कैसे वैल्यू करा है सब बताओ, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। कमिटमेंट्स है, कोई ऑब्लिगेशन मतलब आपको कुछ देनी है, पेंशन का सिस्टम है ना, पेंशन हो जाता है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म लीज की है, ये सब ऑब्लिगेशन आपकी हो जाती है, आपको दिखानी पड़ेगी। आपने अगर बैलेंस शीट पर कमिटमेंट्स दिखा रखी है, कौन सी कमिटमेंट्स, पेंशन की दिखा रखी है, लीज की दिखा रखी है, कौन सी, सब बताओ। फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर्स, आपने अपनी बैलेंस शीट में, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स आपने वैल्यू कैसे कर रखी है वो भी तो बताओ, फेयर वैल्यू पे दिखाया है, कॉस्ट पे दिखाया है, कैसा मेथड है, सब चीजें बताओ, ये सब आपको बतानी पड़ती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग है, बहुत सारी कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, वो अपनी सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप देखते हैं ना बेटा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उनके अंदर डायरेक्टर की सैलरी तो नहीं इंक्लूड होती ना, डायरेक्टर की फीस वगैरह, आपको क्या लगता है होती है क्या, नहीं होती। तो जब कंसोलिडेशन लेवल पे जब हम बनाते हैं तो हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी पार्ट 1 में, लास्ट का टॉपिक है हमारे, जब लास्ट के सेक्शन हम खेलेंगे वहां पे हम इन डिटेल बातें करेंगे। अभी हम ये कर पता अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में फिर मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इर्रेलेवेंट है जानना, ठीक है। इसका प्रॉपर टेक्निक है बेटा, इसको बनाना पड़ता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग बनती है, ठीक है, कंसोलिडेशन लेवल पे। अदर डिस्क्लोजर्स, और भी आपको ऐसा लगता है कि हमको 2-3 चीजें हैं जो छोटी मोटी बातें हैं, ये भी अगर यूजर डाल लेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, जान ले, जैसे डिटेल ऑफ पेंशन प्लान है, अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, डेट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी डेट। अरे ये आपने डिबेंचर बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखा है कितने परसेंट का, वैसे तो आप उसके पास लिख देते हो, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो नीचे लिख देना भाई साहब इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट ड्यू है, इतना भी देना बाकी है, ऐसे। शेयर बेस्ड कंपनसेशन, स्टॉक ऑप्शन की डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सब। यूएस गैप रिक्वायरमेंट्स नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो यूएस की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या आपको चीजें डालनी बेटा। पहली तो 235, मतलब वो कह रहा है अगर आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या क्या आपको डालना है, जो डालना ही डालना यूएस गैप के हिसाब से।
अरे आप कुछ भी डालते रहो, लेकिन ये मिनिमम है, इतना तो डालना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं डालोगे फिर तो वैसा धंधा बंद कर दो, ठीक है। तो 235 का जो सब टॉपिक 10 है वो तो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। मैंने आपको बोला सबसे पहला पॉइंट यही होता है। अरे आप किसी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखो लो रियल लाइफ में, और नीचे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देख लो, वहां पे आपको पहला ही दूसरा पॉइंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का ही मिलता है। अरे स्टार्टिंग ही वहां से होगी। डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, एएससी 245 जो आपका कंटिजेंसी कमिटमेंट वाला है, जरूरी नहीं आपको जानना, मैंने ऐसे लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो जानना जरूरी है, यही तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कंटिजेंसीज, कमिटमेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जैसे ये आग वगैरह का कोई सीन है, ये वजह से कोई आग लग गई फैक्ट्री में, आपने कोई ब्रांच खोलनी थी, है ना, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिपोर्टिंग डेट पे, तो आप ये सब लिख दोगे। फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर्स, किस इन्वेस्टमेंट में आपने दिखा रखा है, कौन सा लेवल ऑफ हायरार्की, आप ये लेवल ऑफ हायरार्की क्या बेटा इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, सेगमेंटरी, वही जो अभी मैंने आपको कंटेंट वाला पढ़ा था वो एक्चुअली मैंने जनरल पर्पस पढ़ा था। अब ये जो पॉइंट में आपको यूएस गैप के हिसाब से पढ़ा था, अरे ये टॉपिक रिपीट हो गया पिछले जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, कंटेंट्स की नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हाँ वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अब मैंने आपको पढ़ाया ना यूएस गैप के हिसाब से, तो वो तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा यूएस गैप उसमें कट कॉपी है, ठीक है। लेकिन यूएस गैप कहता है ये तीन चीजें होनी चाहिए भैया, सेगमेंट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डेट एंड इक्विटी, ये होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आईएफआरएस, आईएफआरएस देखिए बेटा ये सीधा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आईएफआरएस जो है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईएफआरएस नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से मानता है। वो कह रहा है भाई साहब ये तो एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब ये एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो चीजें लिखी होती हैं, जो इसके अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं, ये सीधा सीधा इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सादी सादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दोगे तो मुझे बेट लगाओ वो कर ही नहीं पाएगा, आपको कंपनी में पैसे ही नहीं लगा पाएगा, तो किसी काम को तो है नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीधी सीधी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूएस गैप कह रहा है नहीं नहीं भाई सीधी सीधी कोई बात नहीं है, ये तो जस्ट एन एक्सप्लेनेशन है। अरे नोट्स है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, ये नोट्स है, ठीक है। तो ये दोनों को बेटा झगड़ा चलते रहे, हमको क्या है, आपको यूएस गैप पढ़ना, ठीक है। पहला फीचर फिलोसफी, भाई इनकी फिलोसफी क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यूएस गैप जो मेरी क्लास थी वर्सेस आईएफआरएस में, यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड है। लेकिन आईएफआरएस आर मोर यूजर फ्रेंडली, यूजर बेस्ड है वो, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको अपनी तरफ से बोला। प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब है यूजर बेस्ड, मतलब यूजर के लिए ज्यादा उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या कहते हैं आईएफआरएस का सॉफ्ट कॉर्नर इन द सेंस, मेरा मतलब यूजर पर उसने ज्यादा फोकस करा है कि यार हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीजें डालेंगे वो यूजर के लिए डालेंगे, यूजर को अपना एंड गोल समझते हैं वो। लेकिन जो यूएस गैप है वो यूजर को अपना एंड गोल नहीं समझते, वो ये सोचते नहीं नहीं हमको यूजर की कुछ नहीं पड़ी, हमने जो रूल बनाया है कंपनी के लिए बनाया, इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे फॉलो करना पड़ेगा और यूजर को उनके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। समझो बेटा यहां पे बात समझो, देखो यही फर्क है एक रिजिड में और फ्लेक्सिबल में। रिजिड में क्या होता है, रिजिड किसी के लिए बदलता नहीं बेटा, है ना, रिजिड तो किसी के लिए बदला नहीं, वो चाहेगा दूसरा ही मेरे हिसाब से एडजस्ट होने। लेकिन फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल है बेटा, हाँ आज मैं इसके साथ ऐसा हूं, उसके साथ फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा, इसके साथ ऐसा हूं, फ्लेक्सिबल। तो आईएफआरएस ऐसा है, आईएफआरएस जो है वो कह रहा है भाई साहब हमने जो चीजें बना रखी है, हम जो चीजें बनाएंगे हम यूजर के लिए बनाएंगे। लेकिन यूएस गैप कह रहे हैं नहीं हम भाई हम किसी के लिए नहीं बनाएंगे, हमने जो चीजें बना दी तुमको ऐसा पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो अपना रास्ता निकलो, उन्होंने ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो ये रूल बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक चीजें डालेंगे और बहुत ही स्पेसिफिक चीजें, ज्यादा उल्टी सीधी नहीं, जो चीजें स्पेसिफिक है रेलेवेंट है वो डाल देंगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो ऐसे वो हो सकता है कुछ कुछ चीजें ऐसे डाल दे तो यूएस वाला सोचेगा अबे क्या बेकार चीज डाल रखी है तूने, ये जरूरी भी नहीं थी डालनी। लेकिन वो बोलेगा आईएफआरएस अबे जरूरी है यूजर को, क्योंकि अगर ये चीज पता चलेगी वो चीजें इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको डिसीजन लेने में मदद करेगी, वो ऐसे डालेगा। तो ये चीज है, तो यूजर के लिए डालते हैं ये, लेकिन यूएस गैप वाले यूजर को इग्नोर करके चीजें डालते हैं, सीधी बात है। अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्स अ समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सारी दुनिया भर के अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह आपको डालनी पड़ती है, वो ये भी डालते हैं, ये अपना आईएफआरएस भी डालते हैं। द फोकस इज इन व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंट टू यूजर, नॉट जस्ट व्हाट इज सिग्निफिकेंट। देखो जैसे यहाँ पे डाला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी तुमने करी है, कैसे कैसे करी है ये। लेकिन आईएफ जैसे यूएस ने 3 पॉइंट डाले तो आईएफआरएस 5 डाल देगा, वो एक्स्ट्रा जो 2 डाले हैं वो उसने एक्स्ट्रा डाल दी ताकि यूजर को और ज्यादा क्लैरिटी समझ में आ जाए। समझ रहे, मतलब सीधी बात है बेटा, वो यूजर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। देखिए मैं आपको ऑलरेडी वैसे ये सब चीजें बता चुका हूं यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस, इसलिए बस यहाँ पे क्विक समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन डिटेल हम समझ चुके। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, एसईसी रजिस्टर्स जनरली रिक्वायर 2 years of comparative balance sheet, 3 years of other statement।
रिक्वायर 1 year ऑफ कंपेरेटिव फॉर ऑल द फाइनेंशियल नोट्स। समझ रहे हो? अरे जब आप देखते हो यूएस गैप के, आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक ईयर और उसका प्रीवियस ईयर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है ना। जैसे आप 2025 हो गए तो उसके साथ 2024 की भी अटैच होकर आती है, ताकि जो डिसीजन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देख सके, अच्छा अच्छा कंपेयर कर सके। लेकिन आईएफआरएस में ऐसा नहीं है। आईएफआरएस में वो आपको दे देंगे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे और उसी साल की उसकी नोट्स दे देंगे। आपको पिछले साल की जाननी हो तो आप अपना पिछले साल का खुद खोल के देख लो। डिस्क्रिजन एंड जजमेंट्स, जजमेंट्स बहुत ही ज्यादा आईएफआरएस के अंदर लिखे होते हैं। आप देख लेना किसी भी आईएफआरएस के स्टेटमेंट, बेटा इतनी दुनिया भर के एडवाइसेस, सजेशन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाल रखे हैं, लेकिन यूएस कैप ने इतना नहीं डाल रखा। बहुत कम जजमेंट्स डालते हैं वो लोग। वो चाहते हैं भाई तुम खुद ही समझ लो, हम क्यों बताएं, तुम खुद समझो। हमने तुमको इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी, तुमको ये क्या कहते हैं नोट्स बना के दिए, दुनिया भर का हमने तुमको करके दिया। अब हम धंधा करें नहीं करें, इसी चीजों में लगे रहे। तुम्हारा दिमाग है, तुम ही समझ लो। ठीक है, देते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, जो रेलेवेंट है, मैंने आपको बोला ना सिग्निफिकेंट मतलब डेप्रिसिएशन है कैसे ये दे देंगे, इन्वेंट्री है कैसे वैल्यू करी ये दे देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं भाई साहब, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। बट आईएफआरएस बेटा और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुल जाएगा बेटा आईएफआरएस। वो कहेगा अच्छा ये भी ले लो, ऐसे हमने देखो, हमने जैसे जैसे ये डेप्रिसिएशन है ऐसे दिखा रखा है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी ऐसे वो दिखा देगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में वो बात करता है। ठीक है, बिफोर द एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स डिस्क्लोज की जजमेंट एंड सोर्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, सोर्सेज भी दे देता है वो आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सोर्सेज का जैसा कोई एंगल हमको यूएस गैप के अंदर नहीं मिलता। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, देखिए आपको अभी देखिए हमारा बताऊं पूरा इन डिटेल टॉपिक्स है, जैसे एसेट्स, हम बहुत सारे और टाइप ऑफ एसेट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। देखो यूएस गैप और आईएफएस में ये कॉन्ट्रास्ट, लीजेस में देखो ये है, वारंटीज के देखो अंदर ये है, तो हमको वहां पे इन डिटेल पढ़ना ही है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, वेरी स्पेसिफिक विद मेनी डिस्क्लोजर टाइड टू इंडिविजुअल एएससी टॉपिक्स, है ना। एएससी मतलब इनके जो यूएस गैप के स्टैंडर्ड्स हैं। डिटेल्ड बट ऑफन विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायंस ऑन द कंपनी जजमेंट टू डिटरमाइन व्हाट इज मटेरियल एंड रेलेवेंट। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, आईएफआरएस जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, वो बताऊं कोई चीज डाल देगा, लेकिन पता क्या होता है इसमें, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कभी कभी हो सकता है वो कुछ और समझ ले। आईएफआरएस पता क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीजें नहीं डालेगा, वो ओपन एंडेड रखता है चीजें। वो चाहता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस हिसाब से समझ रहा है वो भी ठीक है, लेकिन यूएस गैप ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था, यूएस गैप कह रहा है वो भाई साहब तुम जो यूजर है वो कह रहा है तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है इसका अगर हमने ऐसे कैलकुलेशन करा तो इसका यही मतलब है। और ये निकला कैसे, ये तुम नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाओ, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब रिजिड है, मैंने बोला ना जैसे उसने बनाया तुमको वैसे ही समझना पड़ेगा, अपना दिमाग मत लगाओ। लेकिन यूजर आईएफआरएस ऐसा नहीं है। आईएफआरएस जो एस्टिमेट्स बना रहा है वो थोड़ा ओपन एंडेड रखता है, स्कोप रखता है यूजर के लिए भी, कि तुझे समझना है वो भी तू बिल्कुल ठीक समझ सकता है, और कंपनीज के लिए भी। अरे कोई अगर जैसे आईएफआरएस के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि आपको इस चीज को ऐसे दिखा रखा, ऐसे चीज दिखाना, ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो, तो कंपनी भी अलाउड है कि कंपनी कुछ जज अपने हिसाब से उसको एस्टिमेट कर सकती है, और आईएफआरएस उस पर फाइन नहीं डालेगा और मना नहीं करेगा। मतलब ऑडिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आईएफआरएस में स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी का रखा हुआ है। कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से चीजें कर सकती है। बेस्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक फार्म इंडस्ट्री है, वो जिस हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन लगा रही है, चीजें समझ रही है, उसके लिए यूएस गैप ने स्पेसिफिक रूल्स दिए हैं, और टायर इंडस्ट्री के लिए अलग दे रखे हैं, दोनों के सेम नहीं है। लेकिन आईएफआरएस में ऐसा नहीं है, उन्होंने एक ही रूल बना दिया। अब फार्मा इंडस्ट्री अपने हिसाब से उसको समझेगी, टायर इंडस्ट्री वाले उसको अपने हिसाब से समझेगी। ये तो ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, लेकिन यूएस स्पेसिफिक है। लीफो वाला मैंने आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। लीफो यूएस गैप के अंदर अलाउड है बेटा। इन वैल्यू अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन उनके नोट्स में जाके देखेंगे तो वो लीफो दिख देंगे। हालांकि यूएस गैप के अंदर भी बहुत कम यूज होने वाला है ही है, यूएस गैप के अंदर अलाउड है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारी कंपनी वहां पे फॉलो कर रही। ये मेथड तभी फॉलो होता है जब रिसेशन का टाइम होता है, बहुत ही, क्योंकि रिसेशन टाइम है बेटा, धंधा चल नहीं रहा, लेकिन फीफो मेथड करके प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उसके चक्कर में टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए लीफो मेथड वहां पे यूज होता है। लेकिन अभी भी अब वहां भी बेटा बहुत कंपनीज इसको यूज नहीं करती। ठीक है, आईएफआरएस का तो प्रोबेटेड ही है, वो तो कह रहा है भाई तो बिल्कुल टैक्स बचाने का धंधा है, तो इसको तो हम अलाउड नहीं करेंगे। अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी जाएंगे, वहां भी अलाउड नहीं है। देखिए हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको पता है ही 80% इन कन्वर्जेंस विद कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस, वो आईएफआरएस को फॉलो करता है। बातचीत तो बेटा यूएस गैप वालों की भी चली हुई है, सीपीए बार बार रिकमेंड करता है एसईसी को, एफएसबी को, कि आप भी शिफ्ट हो जाइए आईएफआरएस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आपको पता है बेटा हो रही है, जोरों शोरों से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। अब एक कोई भी कंपनी बेटा, आज एक कंपनी सेटअप होती है, उसका एक इंटरनेशनल ऑपरेशन बाद में जाके आ ही जाता है, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो क्यों ना एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ले, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस को ही बना देते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड।
ठीक है, इसलिए ऐसी बातचीत चलती है, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है। हालांकि फॉरेन कंपनीज के लिए यूएस ने खोल दिए। ठीक है, तो यहां पे बेटा हमारा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हुआ था, बताया नहीं था एक्चुअली। मैंने आपको ये बताया था कि उसके डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। मतलब जब आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो की कंपोनेंट्स होते हैं कि क्या क्या आप नोट्स के अंदर डालते हैं, उसके अंदर एक वन ऑफ द चीज होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेकिन ये अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है, किसके बारे में होता है, किन किन चीजों में अकाउंटिंग पॉलिसीज हम दिखाते हैं, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है ना। वो आज इस टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। ये सब 235 में लिखे हुए हैं, उनके सब टॉपिक्स में ये सारी बातचीत है। द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, द मेन गोल ऑफ दिस डिस्क्लोजर इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स विद द नेसेसरी कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब मैं आपको इसके कंटेंट्स पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जो आप ऑपरेशंस करो उसके रिजल्ट, जैसे प्रॉफिट्स वगैरह और भी चीजें, कैश फ्लोस। ASC 235 recognizes that in many cases US GAAP allows for a choice between different accounting policy and methods. ठीक है, without knowing which option a company has selected, it would be impossible to make a comparison between companies or to accurately assess a single company's performance over time. ठीक है, ठीक है, ये सब बातें सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका बेटा, यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं। चलो ये सब बातें अब रिपीट ही हो, ये सीधा कंटेंट पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, कंटेंट ऑफ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये जो मैंने इन्वर्टेड में डाल रखा, आप देख रहे होंगे बार बार एक शब्द आ रहा है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, ये बार बार एक आ रहा है ये नोट्स में, है ना। क्या है ये बेटा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला जब भी आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उसका ये पहला या जो दूसरा पॉइंट होता है ना बेटा, वहां पे ये चीज लिखी होती है और ये हेडिंग होती है। ये हेडिंग होती है, देखिए बेटा आपको मिल जाएंगे, आप जैसे बिग फोर कंपनीज होती हैं, आपको उनके कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसी का खोल के देखेंगे वहां पे, या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखेंगे, तो बेटा आप वहां पे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाना और आपको वहां पे साथ और सेकंड हेडिंग या फर्स्ट लाइन के अंदर एक हेडिंग मिलेगी, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा लिखा होता है। यूएस गैप के अंदर तो लिखा ही होता है बेटा। तो ये क्या क्या उसके अंदर लिखा होता है, ये मैंने कुछ आपके पॉइंट्स लिखे हैं एसी 235 के सब टॉपिक का 10 के 50 का 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ आपके लिए पॉइंट्स मैंने लिख दिए, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ज्यादा इन डिटेल, क्योंकि ये जो है लिखे हो बेटा इन डिटेल मेरे पे इस पे सेपरेट टॉपिक्स हैं, सेपरेट टॉपिक्स, जैसे एक बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारा पूरा इन्वेंट्री टॉपिक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर टॉपिक है, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एस्टिमेट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, ये सब मुझे कैश इक्विवेलेंट्स में आपको सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, इन डिटेल टॉपिक है। तो अभी तो बस मैं आपको ऊपर ऊपर से एक ट्रेलर दे रहा हूँ। ठीक है, the disclosure of accounting policies is typically presented as the first or the second note in a company's financial statement. मैंने आपको पहले ही बोला, पहली या दूसरी लाइन के अंदर ये बताया, पहला ही दूसरा नोट होता है और उसका जो हेडिंग होता है वो ये वाला हेडिंग होता है। हेडिंग देखो बेटा, ये हेडिंग के साथ लिखा होता है, ऐसे स्टार्ट नहीं कर देते कहानी, ये हेडिंग है, ये हेडिंग लिखी होती है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द मेथड दैट द कंपनी हैज चोजन टू अप्लाई। कंपनी उस मेथड को चूज करेगी, जैसे डेप्रिसिएशन है, कंपनी को ऐसा लगता है हमारी जो मशीनरी है एक ही रेट से घिसती है, मतलब वही लेबर आती है, वही काम करती है, अगले दिन फिर वही काम होगा, अगले साल फिर वही काम होगा, कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं, कोई सीजन का चक्कर नहीं है कि एक सीजन हो गया बहुत ज्यादा, पूरे साल कांस्टेंट है, तो ठीक है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लेंगे बेटा। लेकिन एक कंपनी है उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कच्चा पक्का है, कभी बहुत ज्यादा कम घिसता है, कभी बहुत ज्यादा घिसता है, तो वेटेड कर लेंगे। कुछ कुछ को ऐसा लगता है भाई साहब नहीं नहीं हमारा ये हिसाब किताब बनी, हमको लगता है हमारा तो बहुत ही ज्यादा रेट से घिस गई है, एक बार लेके आते हैं और 2-3 साल के अंदर गेट आउट है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन लगाएंगे, वो उसको फॉलो कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, डब्ल्यूडी, इन सब मेथड्स को वो फॉलो करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से आपको ये चीज पता चलेगी कि आपने कैसा एस्टिमेट लगाया, कौन सा मेथड आपने फॉलो करा, ये आपको पता चलेगा जैसे बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन। अब आपको पता है जब आप यूएस गैप के अंदर आएंगे, जब मैं आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, तो जब भी कोई कंपनी के साथ मर्ज होती है, तो जो जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी, उसकी फिर बहुत सारी सब्सिडरीज होंगी। अब सब्सिडरी बनाने के लिए उसको उसको 50 या उससे 50% से ये 50 या उससे ज्यादा परसेंट के शेयर उसको खरीदने पड़ेंगे, है ना, 51% मान के चलते हैं। तो जब उसने उसके शेयर खरीदे तो सामने वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी।
तो जब लास्ट में रिपोर्टिंग डेट होती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है, तो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी उसके वो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, साथ में जितनी भी उसकी सब्सिडरीज है उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करके दिखाएगी। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, कैसे दिखाना होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब आप ये सब कर लोगे, लेकिन जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ये पता होना चाहिए ये आपने एक्चुअली करा कैसे, ये चीज आई कैसे, आपने ये चीज बनाई कैसे, आपने जब कंसोलिडेट करा किस मेथड को फॉलो करा, कौन सा बहुत चीजों में आपको मेथड्स फॉलो वगैरह करने पड़ते हैं, कौन सा, ये सब यहाँ पे लिखे होते हैं। इफ अ कंपनी हैज सब्सिडरीज, दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग दो सब्सिडरी इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब ठीक है बेटा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत बार बता चुका हूं वैसे मैं आपको, ये भी एक टेक्निक ही तो है ना बेटा, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपने किस मेथड से आपने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करके बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री टू बी प्रिसाइज क्लोजिंग स्टॉक को आपने किस मेथड से दिखा रखा है, फीफो दिखा रखा है, लीफो दिखा रखा है, अपने वेटेड एवरेज दिखा रखा है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। यूएस गैप पढ़ रहे हैं बेटा इसलिए लीफो लिखा है, तो किसी भी मर्जी आपकी, अगर जो भी मेथड है बस उसको लिख दो और उसका वैल्यूएशन का तरीका सारा उनको समझा दो, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो सामने वाला गलत इंटरप्रेट कर देगा और उससे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे फीफो यूज करोगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आता है उसमें, लीफो करोगे उसमें प्रॉफिट कम आता है ना, तो इन सब चीजों से ज्यादा आता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब भी आता है तो डेप्रिसिएशन का नाम उसके साथ फोकट में आता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन किन पे लगती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे लगती है। हम एट कॉस्ट दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं, बुक वैल्यू आती है, फिर बुक वैल्यू पे रिपोर्ट करते रहते हैं उनको, है ना। तो आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो ठीक है, वो तो यूएस गैप हमें कहता ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन किस रेट से दिखा रहे हो, आपने कौन सा मेथड फॉलो करा, कौन सा रेट आप निकाल रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी डब्ल्यूडीवी वगैरह ये सब चीजें हमको बताओ, दो की जजमेंट्स भी तो उस पर दो, है ना। तो हमको ये सारी की सारी चीजें आप साथ में बताओ, तो ये सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेप्रिसिएशन वर्सेस अ रिपेयर एक्सपेंस, ये क्या इसका मतलब, द यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपनीज कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज, ये सब लिखनी पड़ती है। कैपिटलाइजेशन का क्या पॉलिसी, जैसे इस एसेट को हमने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, इसलिए एक रिपेयर दिखा रखा है उसको कैपिटलाइज नहीं करा, लेकिन ये चीज आप बताओ, आपने एक रिपेयर का खर्चा 2 रिपेयर्स डाला है पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो ये मशीनरी का था, लेकिन सामने वाला सोचेगा है ये रिपेयर क्यों करा, ये इसने इसको कैपिटलाइज क्यों नहीं करा, आप उसको नोट्स पर जाके बताओ, अबे पेंट पॉलिश का खर्चा है, ये रिपेयर कैपिटलाइज थोड़ी ना है, इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, हर साल रिकरिंग नेचर का है, समझाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की बात आई गई है तो फिर ऑब्वियसली रिजर्व की बात भी आएगी, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कैसे दिखाया, कितना राइट ऑफ हो गया, वो भी आप साथ में दिखाइए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एएससी 606 आपको पता ही है, कंपनीज रोजमर्रा का अपना काम कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, लोगों से डील कर रही है ना, अपना धंधा चल रहा है, सेल्स वगैरह कर रही है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रही है, वो तो ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई, और भी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कंपनी लोगों से डील कर रही होगी, तो कंपनी को बताना पड़ेगा वो कैसे चीजों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रही है, किसी को नहीं कर रही। अगर किसी चीज को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज उसने नहीं करा, बताओ आपने किस बेसिस पे नहीं करा, आपने कौन सा एएससी फॉलो करा है, उसको साइट करके कहां पे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताओ, और कौन सा टॉपिक के, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, ये सब आपको बताना है ताकि यूजर को पता चले, अच्छा ये जो रेवेन्यू था ये ऐसे नहीं हुआ, अभी इसने रिकॉग्नाइज नहीं करा, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कंडीशन है, अगर ये हो जाएंगे तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब इससे क्या हो, फ्यूचर में मदद करेगी, एक इन्वेस्टर अगर फ्यूचर की सोच रहा है तो वो देखेगा हाँ यार फ्यूचर में इसको ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में इसके पास एक ये पेमेंट आने वाली है। यूज ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कैसे इनको राइट ऑफ करना है। ठीक है, इसके तरीके आपको दिखाने हैं, ये सब इन डिटेल हमें पढ़ना बेटा, बहुत डिटेल सेक्शन है ये अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, बहुत डिटेल में पढ़ना, और हमेशा पार्ट 1 में से एक अटेम्प्ट आता ही आता है इसमें से, ऐसा कभी कोई अटेम्प्ट ना हो बेटा जिसमें अमोर्टाइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, 100% फिक्स आता ही आता है इसमें से। ठीक है, यूज ऑफ एस्टिमेट्स, दिस इज अ स्टैंडर्ड एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दैट एक्नॉलेज द रोल ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट एंड assumption in preparing the financial statement. It informs the user that some of the reported numbers are estimates and that actual result could differ. आपको पता है बेटा बहुत सारी चीजों में हम बहुत सारे मेथड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी फिगर्स होती है जो एस्टिमेट्स होती है, जैसे प्रोविजन फॉर क्रेडिट लॉसेस, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस बोल देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल देते हैं, कुछ भी बोलना बोलो आप, क्या ये प्रोविजन है, आपको किसी ने आके बताया कि हाँ वो डेटर है, जो आपका वो दिवालिया हो गया, डेट बैड डेट्स हो गया, उसने आपको कान में आके बताया कि मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, नहीं बोलता है ना, तो आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना यार उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है ये हमको पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक रिजर्व बना लिया, लेकिन वो जो रिजर्व आपने बनाया वो तो आपने बस माना ना, ऐसा माना, उसने बोला थोड़ी ना आके, तो ये तो एस्टिमेट है,
दूसरा डेप्रिसिएशन, आपको मशीनरी आपको बोल रही है क्या है, वो आपको मुंह से बोल रही है कि मैं इतनी घिस गई हूं, आपको कैसे पता 10% घिस गई, हो सकता है 11% घिस गई हो, 12%, पता नहीं उससे ज्यादा हो सकता है 20% घिस गई, आपको नहीं पता। तो आप बस एक एस्टिमेट लोगे, आप उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करोगे कि किसी तरह इसको नंबर में ले आओ, है ना, क्योंकि हमको उड़ाना है ना बैलेंस शीट से उसको। अरे एकदम से ले आए और एकदम से उड़ा दी, तो धीरे धीरे हमें एक ऐसा अमाउंट चाहिए कि मैं उसको उड़ाऊं। तो हमने क्या करा, जितने अमाउंट से घिस रही है, अब वो किस अमाउंट से घिस रही है वो हमने एस्टिमेट लगाया। तो ये सब एस्टिमेट्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब आप अपने क्या कहते हैं उसको, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डालते हैं, ताकि यूजर को आप ये बता सकें कि भैया ये जो मैं तेरे चीजें दिखा रहा हूं इनको ज्यादा सीरियसली दिल पे मत लियो, ठीक है। ये सब एस्टिमेट्स है, इसमें 19-20 का कुछ पंगा हो सकता है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हालांकि बेटा ये जो एस्टिमेट्स आते हैं ना, जब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो आप तो देखेंगे वहां पे गेम ही, वहां पे तो बेटा कॉस्टिंग टिकी ही एस्टिमेट्स पे। जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां तो आप देखेंगे वो तो टिकी ही कॉस्टिंग है, लेकिन करते पूरी दुनिया। अरे ऐसा, क्योंकि देखो ना, मेरी बात सुनो, आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, अभी कस्टमर को कितने में बेचना है, कस्टमर ने तो अभी मांगना ही नहीं प्राइस, आपको उसको बेचने से पहले ही प्राइस रेडी करना है, लेकिन अभी तो कुछ बिका ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा हमने कितना बेच दिया, कितना बिजली का बिल आ गया। अरे पहले आप पूरे महीने मशीनरी फैक्ट्री चलाओगे, मशीनरी यूज करोगे, लास्ट के दिन में तो बिल आएगा, लेकिन आपने तो पूरे 30 दिन यूज कर लिया। सोचो 30 जनवरी को आपका बिल आ गया, अब वो तो 30 जनवरी को पे करोगे ना, लेकिन 1 जनवरी से 30 जनवरी को आपने बिल पे कर दिया, लेकिन कस्टमर तो 2 जनवरी को भी आ जाएगा लेने प्रोडक्ट, 2 जनवरी को तो 2 जनवरी के पास, 2 जनवरी को आपकी प्रोडक्ट का प्राइस आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपका तो, लेकिन आपने ये जो बिजली का बिल यूज कर लिया, ये भी तो आप कस्टमर से लोगे, ये तो कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं करा, क्योंकि आपको पता ही नहीं बिजली का बिल। तो हर चीज आपको सोचनी पड़ती है, हर चीज एस्टिमेट लगानी पड़ती है कि भाई मैं इस बार मैं इतना मशीन चला दूंगा, मुझे लगता है इतना बिजली का बिल मेरा आ जाएगा। और बेटा वो बहुत ही करेक्ट एस्टिमेट होता है, मतलब 19-20 होता है, लेकिन बहुत ही फर्क, कि ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसके कॉस्टिंग से आपको, तो बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स पे अकाउंट्स चलिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के क्या, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपने दिखाया होता है, उसके अंदर मतलब कभी कभी फुटनोट्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कैश करके लिखा होता है। आप कभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स खोल के देखेंगे ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ब्रैकेट में पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो लिख देता है रिस्ट्रिक्टेड कैश। देखिए कंपनी के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड कैश होते हैं, मतलब कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखा रहा है कि उसके पास $1 लाख पड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो उस $1 लाख को जाके उड़ा सके मार्केट में, जरूरी नहीं। इसका ये हो सकता है वो ये लिख देगा ब्रैकेट में $20,000 रिस्ट्रिक्टेड कैश है, इसका मतलब 1 लाख में से सब 80,000 जाके खर्च कर सकता है, 20,000 कहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जैसे कंपनी कंपनी ने कभी किसी से लोन ले लिया, अब कंपनी ने किसी से लोन ले लिया, तो कंपनी क्या करती है, कभी कभी आपका बैंक बैलेंस रिस्ट्रिक्ट कर देती है 20,000 से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर ये भाग गया तो एटलीस्ट ब्याज ब्याज की जो पेमेंट है कुछ तो रिकवर कर ले, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, है ना, तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फॉर एक और होता है, आपने अपना कोई अकाउंट जहां पे खोला हुआ है, वहां पे हो सकता है आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता हो, तो वो आप निकाल ही नहीं सकते, है ना, तो वहां भी पैसा रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप निकालोगे तो फिर आपको पेनल्टी हो जाएगी ना, तो निकाल नहीं सकते, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कैश होता है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है आपको। Financial instruments. The company must disclose how it accounts for various financial instruments, including how it measures and report them. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे दिखा रखी है, कॉस्ट पे दिखा रखी है, बताओ किस पे दिखा रखी है, ताकि इन्वेस्टर अपने हिसाब से जजमेंट कर ले। लीजेस का बेटा पूरा इन डिटेल टॉपिक है, कैसे डिस्काउंट है उसका, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बढ़ेंगे। इनकम टैक्सेस, डेफर्ड टैक्स की यहाँ पे हमारी बातचीत होगी बेटा, ठीक है। शेयर बेस्ड वैल्यूएशन, मतलब शेयर का तो बेटा बहुत पूरा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी बातें शेयर्स पे लिखी होती है, कौन सा मेथड आपने फॉलो करा है ना, इक्विटी के लिए कौन सा मेथड फॉलो करा है ना, वैल्यूएशन मॉडल्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना ब्लैक को, वैसे ही मैं आपको पार्ट 2 सेक्शन बी में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ये ब्लैक स्कोर्स मॉडल, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज वैसे मतलब कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एएससी 235 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखा रहे हैं, तो आपको उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पहले तो आप उसको पहले या दूसरी लाइन के अंदर लिख दीजिए। यहां पे मैंने लिखा टिपिकली, शब्द टिपिकली मतलब ज्यादातर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेंगे और नोट्स पे पहुंच जाएंगे, तो नोट्स में आप ये जाके पाएंगे कि पहली ही लाइन में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक टॉपिक होता है। हाँ, पहली लाइन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्या करते हैं, कोई लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो दूसरे पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, क्लियर कॉन्साइज एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर, फालतू ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, मेसी हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। आपने एक पॉइंट दिखाया लेकिन उसको छोड़कर आप पूरी दुनिया जहां की बातें कर रहे हैं, है ना, तो जहां जो पॉइंट आप दे रहे हो बस वही लिखो, ताकि यूजर भी उतना ही जाने और आप भी बस उतना ही दो, ठीक है, ज्यादा दिन उसको पॉइंट करने की
जरूरत नहीं है, वहां बाकी बातचीत एजीएम के अंदर हो जाएगी। ठीक है। पॉलिसीज कैन बी ग्रुप्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन, एग्जांपल रेवेन्यू इन्वेंटरी ऑन टॉपिक। जैसे आप कोई भी अगर ये कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। अरे मतलब अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप नहीं करोगे ऐसा नहीं फाइन लग जाएगा, नहीं। प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए है ना, थोड़ा अच्छा देखने के लिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक पॉइंट है, जैसे सोचा डेप्रिसिएशन एक टॉपिक है, तो आपने कहा यार डेप्रिसिएशन के अंदर कम से कम 2-3 एक्सप्लेनेशन आपको दिखानी है, ऐसे 3 पॉइंट्स है, तो आप क्या करोगे फिर 3 पॉइंट्स का